नमस्कार बच्चों, आज हम जीनियस कोचिंग सेंटर की तरफ से स्लाइड 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों जिनको पता नहीं है, हमने पहले ही 2022, 23 और यहाँ तक कि 24 के भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। जिनको देखना है वो जाएं जीनियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पर उन्हें सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बच्चों, पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अमन कुमार। मैं जीनियस कोचिंग सेंटर के सबसे पहले बैच से ही हूँ। मैं अभी करेंटली इंडियन रेलवेज़ में काम कर रहा हूँ एज एन ALP। अब मेरा सिलेक्शन रेलवे JEE में भी फाइनल हो चुका है और साथ ही साथ मेरा IMD में भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जीनियस कोचिंग सेंटर से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्लियर करते हैं आराम से। आप भी जीनियस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें आपकी पूरी लीट की तैयारी के लिए। मैंने पहले डिप्लोमा किया था गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक कॉलेज से, फिर मैंने अपनी BTech करी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से और अभी मैं करंटली पिछले 3 साल से इंडियन रेलवेज़ में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो चलो बच्चों, करते हैं, आगे चलते हैं। अब करते हैं स्लाइड 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व। तो बच्चों, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अबवाब। अबवाब क्या है? क्या ये एक टोल टैक्स है? क्या ये मर्चेंडाइज और कस्टम ड्यूटी पे लगने वाला टैक्स है? क्या ये धार्मिक टैक्स है, रिलीजियस टैक्स है? क्या ये मिसलेनियस टैक्स है? तो बेटा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये एक मिसलेनियस टैक्स है। जैसे घर पे लगने वाला टैक्स हो गया, पशु को चराने पर जो टैक्स लगता था वो है, या फिर इरिगेशन का है, सिंचाई करने का टैक्स है। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ब्लैंक एवर सिंस पीपल ब्लैंक टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन्स। तो बेटा ये इंग्लिश का सेंटेंस है जिसमें हमारे पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा हुआ है कि हमें ये बताना है कि भाई ये बताओ कि इसमें कौन सा सही वर्ड आएगा। तो देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन शुरू हुआ, एग्जिस्ट होता है एवर सिंस पीपल। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है जमा होना, एक साथ आना, इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तब से है जब से लोगों ने टाउन्स एंड सिटीज़ में बसना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब से लोगों ने, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन तब से है जब से लोगों ने, व्हेन पीपल बिगेन टू कॉन्ग्रीगेट इन टाउन्स एंड सिटीज़। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सोशलिज्म। सोशलिज्म से इनमें से कौन सा कनेक्टेड नहीं है? कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, सिंडिकेज़म या फिर फासिज्म। फासिज्म का मतलब होता है फासीवाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इटली में हुआ करता था। इसका उस समय का प्रधानमंत्री था बेनिटो मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फासिज्म का सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। सोशलिज्म जहाँ पे जन कल्याण की बात करता है, फासिज्म वहीं डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A और B ब्रदर हैं, C और D सिस्टर है, A सन इज़ D's ब्रदर। A का जो बेटा है वो D का भाई है। तो देखो बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। A और B ये दोनों आपस में भाई हैं, मतलब A भी लड़का है B भी लड़का है,
लड़के के हम बॉय के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, गर्ल के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसे सॉल्व करते हैं कि भाई ए और बी तो भाई हो गए, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ये दोनों भाई हो गए। फिर ये कह रहा है कि सी और डी सिस्टर हैं, सी और डी सिस्टर हैं, सी और डी ये दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों लड़कियां हो गई, गर्ल्स हो गई। फिर ये पूछा हुआ है कि एज सन इज़ डीज ब्रदर, भाई जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है। इसका मतलब जो ए का बेटा आएगा वो डी का क्या होगा, भाई होगा। तो हमें बेटे के बारे में कोई कोड नहीं दिया हुआ है, तो हम सिर्फ प्लस लिख देंगे कि यहाँ पे कोई लड़का है जो ए का लड़का है। अब ये पूछा हुआ है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, ये पूछा हुआ है कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा अंकल। क्यों, क्योंकि ए तो फादर हो गया, फादर का भाई क्या हो जाएगा, तो अंकल होगा। मेरे फादर के जो भाई होंगे वो मेरे अंकल होंगे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिप्स आर ब्लैंक बाय जाइंट इंजन्स, भाई शिप्स को जाइंट इंजन से क्या होता है। तो ये देखो बेटा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप में से कुछ लड़के सोचेंगे कि शिप तो सेल करती है तो सेल्ड लिख देते हैं, बात सही है, शिप्स आर सेल्ड, मगर सेलिंग हमेशा होती है हवा के थ्रू। तो इंजन क्या करते हैं, तो जाइंट इंजन ड्राइव करते हैं, ड्रिवन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई विच सिटी हैज़ वॉन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सर्वे। कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा क्लीन है इंडिया में, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर सबसे क्लीन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय ओपनिंग द डोर, क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय ओपनिंग द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर विच इज़ इनसाइड अ रूम you can cool the room to a certain degree, you can cool the room to a temperature inside the fridge to the temperature inside the refrigerator, you ultimately warm the room slightly, या फिर you can neither cool nor warm the room। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो इसका देखो, एक मान लो मेरे पास एक रूम है, रूम के अंदर मेरा एक फ्रिज रखा हुआ है, मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रिज की ठंडी हवा बाहर आने लगेगी, कमरे को फिल कर देगी। अब हमें क्या लगेगा, हमें क्या लगेगा कि भाई हमें यही लगेगा ना कि फ्रिज 5 डिग्रीज़ पे चल रहा है तो पूरा कमरा 5 डिग्रीज़ पे ठंडा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिज के पीछे कभी हाथ लगाया हो या फील किया हो तो फ्रिज भी गर्म हो जाता है, यानी कि अंदर जितना ही ठंडा होगा फ्रिज की बॉडी उतनी ही गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अब लग रहा होगा कि भाई यू कैन नीदर कूल नॉर वार्म द रूम। भाई अगर फ्रिज के अंदर ठंडी है और फ्रिज के बाहर गर्मी है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। बिल्कुल बात सही है, लग सकता है। ऐसा तब होता अगर हमारा फ्रिज एक आइडियल मशीन होता। आइडियल मशीन क्या होगी, जो पूरी तरह से एनर्जी को चेंज कर दे। भाई आपने क्या किया कि 5 किलोवाट आवर की आपने एनर्जी दी फ्रिज को, फ्रिज ने उसमें से सिर्फ 2 किलोवाट आवर एनर्जी को ही ठंडी में बदला। बाकी जो 3 किलोवाट आवर है वो कहाँ चली जाएगी, तो हीट में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी, हीट में चली जाएगी। क्योंकि फ्रिज आइडियल मशीन नहीं होता, एक आदर्श मशीन नहीं होती। इसमें आप जितनी एनर्जी दोगे ये उसको 100% एफिशिएंसी के साथ आउटपुट में चेंज नहीं कर पाता। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रूम स्लाइटली गर्म ही होगा, अल्टीमेटली रूम गर्म ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब है, टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब है। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हार्नेस उस मशीन को कहते हैं या उस एपरेटस को कहते हैं जो बिल्डिंग पे काम करने वाले लोग पहनते हैं। उनका कहीं पैर फिसल जाए तो वो गिरने से बचा लेता है, उसे हार्नेस कहते हैं। तो
इसका सीधा सीधा सा मतलब है टू डाई वाइल इन ड्यूटी। आप ड्यूटी पर हैं और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है, उसकी उसमें मृत्यु हो जाए, तो हम कहेंगे भाई ही डाइड इन हार्नेस, मतलब काम करते हुए ही उसकी मौत हो गई, ड्यूटी पर ही उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि फ्यूल फायर से वैसे ही रिलेटेड है जैसे, तो फ्यूल क्या करता है? फ्यूल फायर को एनर्जी देता है, फ्यूल फायर को एनर्जी देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फूड मैन को एनर्जी देता है। क्या करता है? फूड मैन को एनर्जी देता है, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही हैज़ अ ब्लैंक इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। उसकी मानव साइकोलॉजी को पढ़ने में रुचि है। ठीक है, अब ये बस बताना है, यहाँ पे बेसिकली हमें एडजेक्टिव बताना है। तो कौन सा एडजेक्टिव आएगा? क्या हैवी इंटरेस्ट वर्ड हो सकता है? क्या वाइड इंटरेस्ट हो सकता है? क्या वास्ट इंटरेस्ट हो सकता है? तो नहीं, इंटरेस्ट क्या होगा? तो डीप होगा। ही हैज़ डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट बिकॉज। प्लांट्स विंटर में फ्रॉस्ट की वजह से मर जाते हैं, क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यू टू डेसिकेशन एंड मैकेनिकल डैमेज टू द टिश्यू। उनकी टिश्यू पे क्या होता है? मैकेनिकल डैमेज होता है, इसकी वजह से प्लांट्स फ्रॉस्ट में मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इट ब्लैंक दैट बाय 2050 वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्लैंक ट्वाइस एज मच एज इट इज़ नाउ। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इट अपीयर्स दैट बाय 2015 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव रिजन ट्वाइस एज मच एज इट इज़ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बिकॉज। स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल का मतलब होता है गांव, ग्रामीण, डेवलपमेंट मतलब विकास, प्रोग्राम। कौन सा इनमें से किसी गांव के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं है? तो इसका आंसर होगा अमृत प्रोग्राम। अमृत प्रोग्राम गांव के डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वॉज टू। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुगल डायनेस्टी बहादुर शाह जफर से वैसे ही रिलेटेड है जैसे लोधी डायनेस्टी रिलेटेड है। किससे? तो मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था? लास्ट लीडर कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को ही हराकर फिर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which digital platform of Indian government won the 2 awards at prestigious global leadership summit COG-X? इसका आंसर है ऑप्शन बी, MyGov कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक थ्रू वंस हेड का क्या मतलब होता है? टू टॉक थ्रू वंस हेड का मतलब होता है कुछ भी उलूल जुलूल बात करना, टू टॉक नॉनसेंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका नरेशन चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर सेड, एक सेकेंड देना बच्चों, हाँ यहाँ पर, द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्रेस द यंग मैन प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड बी देयर द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द यंग मैन सेड आई प्रॉमिस टू बी हियर टुमारो। आई प्रॉमिस टू बी हियर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का x क्या है? तो इसका फंक्शन कैसा होगा? ये इसका राइट आंसर है कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑन इंटीग्रल लाइन। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भाई क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि हमारे सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये अगर मैं इस मैट्रिक्स का डबल कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इसका डिटर्मिनेंट लूँ तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका बच्चों इसका राइट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसे जाओ, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को निकालो और उसमें देखो, एकदम क्लियर कट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास ये एक कर्व दिया हुआ है, ये बेसिकली एक पैराबोला है और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और ये कहा हुआ है कि इस स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया आ रहा है ये कितना होगा? ये कितना होगा बच्चों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लेट अ फंक्शन वेयर r इज अ रियल नंबर satisfies the equation f(x + y) = f(x + fy)। तो ये पूछा हुआ है कि फिर हमारा f क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास बच्चों एक बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy। तो बच्चों मैं इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई काम नहीं है इसमें। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2x2 मैट्रिक्स, और एक हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है। अच्छा कुछ बच्चों ये क्वेश्चन ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसका फॉर्म ये है, उसके एलिमेंट से इस तरीके से दिए हुए हैं। तो ये कैसे होगा? तो बच्चों ये बड़ा ही सीधा सा सवाल है, इसका हमें राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन डी। कैसे मिलेगा ये हमें राइट आंसर, ये भी देख लो, बड़ा ही छोटा सा है। a11 क्या होगा? a1 बाई, ये होता है i, ये होता है j, 1/1। a11 क्या होगा? तो 1 होगा। a22 क्या होगा? a22 क्या होगा? तो वो होगा 2/2, सॉरी वो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, वो ये दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट ये दिया हुआ है। तो हमें इक्वेशन बतानी है उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये बताना है कि ये क्या है।
क्या ये सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये परपेंडिकुलर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें साइन 15 की वैल्यू बतानी है। साइन 15 की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, वहाँ से हमें राइट आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्रीज 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं साइन ऑफ एक्स टू द पावर कोस ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो बच्चों, मैं इसीलिए एक बार इसे जूम कर देता हूँ। तेरा मैंने इसे जूम कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हमारी एक सीरीज़ है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो ये पूछा है कि 4m+2 किसका मल्टीपल होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4m+2 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2m+1। तो सिर्फ 2 ही है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इक्वेशन दिस हैज़ कोइंसिडेंट रूट्स देन, अगर इस इक्वेशन के कोइंसिडेंटल रूट्स हैं तो m की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे पास एक AP दी हुई है जिसकी 15th टर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हमारे पास एक AP है जिसकी 15th टर्म बतानी है, उस फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसे करके बताएं। क्वेश्चन नंबर है 35, 2 ships are sailing in the sea on the 2 sides of lighthouse. The angle of elevation of top lighthouse is observed from the ships are at angle 30 degrees and 45 degrees respectively. If the lighthouse is 100 meter high, distance between 2 ships is। भाई हमारे पास 2 ships हैं जो 2 sides हैं, जो बीच में लाइट हाउस है, एक इस साइड है एक इस साइड है। एलिवेशन एंगल एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। लाइट हाउस की हाइट दी हुई है 100 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हम tan थीटा का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। किसका यूज़ करके, tan थीटा का यूज़ करके। दोनों ट्राइंगल में यूज़ करेंगे और फिर दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तुम्हारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बताना है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि ये मैट्रिक्स क्या है। क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो नहीं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो नहीं। क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हाँ ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इज़ 4 देन द वैल्यू ऑफ 2a क्या होगा। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, याद है, हमने ऊपर भी इसे किया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 माइनस कोसाइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आप इसे इंटीग्रेट करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10x = 5/12, जहाँ पे x की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में है, देन cos 2x की वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस? सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम का सबसे छोटा रेडियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन BF3 इज? इसका आंसर है ऑप्शन ए 120 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1s2 2s2 2p3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो s वाले सभी ऑर्बिटल्स को ऐड कर देंगे और p वालों को ऐड कर देंगे, जो p वाले पर होगा वही होगा। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, अ p ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, एक p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन, इसके बाद आता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर है 46, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? ऑप्शन ए एथनॉल। क्वेश्चन नंबर 47, which one of the following charge polarities are correctly shown? इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम फ्लोराइड विल बी, लिथियम फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लेस देन दैट ऑफ सोडियम फ्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड रूल्स आर वायलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देख रहे हो दोनों एरो ऊपर की डायरेक्शन में है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक एरो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू यूज़? अ मोल ऑफ एलिमेंट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, अ मोल ऑफ अ कंपाउंड, एन एटम ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड में एटम नहीं होते, कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which among the following has the largest dipole moment? Option B, water. What will be the volume in the 20 gram of hydrogen gas at STP? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? पोलर, आयोनिक, कोवेलेंट या नॉन पोलर? इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम आयरन, बेरिलियम फेराइट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 0। क्वेश्चन नंबर 56 है, the absolute temperature can be calculated by, the absolute temperature can be calculated by, इसका आंसर है ऑप्शन ए RMS वेलोसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57,
कंसिडर अल्फा पार्टिकल, beta particle and gamma rays of the same energy of 1 mega electron volt. Which of the following is true order of increasing penetrating power of the given radiation? इसका आंसर है ऑप्शन ए। सबसे कम होगी अल्फा पार्टिकल, फिर होगा बीटा पार्टिकल और सबसे ज़्यादा गामा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसका वर्टिकल रेडियस है 4 मीटर और जी की वैल्यू है 10। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 59, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ लाइट सेंसिटिव सरफेस विल इंक्रीज व्हेन। एनर्जी कब इंक्रीज होगी? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगी? जब वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम वेस्ट सच दैट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 125 मीटर्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 वेयर I1 इज लेस देन I2 हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटा इफ़ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज आर E1 E2। तो उनकी एनर्जीज़ क्या होंगी? तो बच्चों सीधा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। एक्सरेज कब प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका आंसर है जब एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज रिवॉल्व्ड अराउंड अ स्टिक सो दैट द स्ट्रिंग winds upon the stick and gets shortened. What is conserved? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। किसी टावर से बॉल को ऊपर फेंका गया with a velocity of 50 meter per second making an angle of 30 degrees with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing the ball reaches the ground? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, a hollow cylinder and a solid cylinder having the same mass and same diameter are released from rest simultaneously from top of an inclined plane. Which of the two cylinders will reach the bottom first? आंसर है ऑप्शन ए, a solid cylinder. क्वेश्चन नंबर है 66, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, फ्रॉम एन एटम एज द क्वांटम नंबर इंक्रीजेज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। आंसर है बी, ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 68, a particle experiences constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance of s1 in the first 10 seconds and the distance of s2 in next 10 seconds, then इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द s2 is equal to 3 times of s1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bullet loses। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। Question number 70 है, the mass of the oxygen molecule is about 16 times that of the hydrogen molecule at room temperature. The RMS speed of oxygen molecule is V. The RMS speed of hydrogen molecule at the same temperature will be. Question number है B. Option B है 4 volts. What will be the output of the following statement? एक हमारा वेरिएबल है ए जिसमें वैल्यू है 4, बी में 7, सी में ए बराबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द मॉड्यूलेशन इज़ डन इन। मॉड्यूलेशन हमेशा ट्रांसमीटर में किया जाता है, डी मॉड्यूलेशन हमेशा रिसीवर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज टिपिकली। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम डायोड में 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट ऑफ जेफेट इज। जेफेट का गेट कैसे बायस्ड होता है? तो रिवर्स बायस्ड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम डज नॉट डिवाइड द लिस्ट। कौन से ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें लिस्ट डिवाइड नहीं होती? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लीनियर सर्च में लिस्ट डिवाइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉसफेट में कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो बच्चों मॉसफेट के 3 ही टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। कुछ ऐसे भी मॉसफेट्स होते हैं जिनमें सबट्रेट के लिए एक अलग से टर्मिनल दिया होता है, बट वो स्पेशल मॉसफेट्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। विच रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एफिशिएंट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है। इसमें एडिशन से ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 60, when a 60 Hz sinusoidal signal is applied to the input of a half wave rectifier, the output frequency is। एक 60 हर्ट्ज़ का साइनोसाइडल सिग्नल है जिसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पे अप्लाई किया है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सेम रहेगी 60 हर्ट्ज़। अगर यही हम फुल वेव रेक्टिफायर पे अप्लाई करते तो ये 120 हर्ट्ज़ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 79, इन सी बिटवाइज ऑपरेटर कैन ऑपरेट अपॉन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंट एंड कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 80, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जंक्शंस इन अ नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 81, एन एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन इट्स 2 इनपुट्स आर। ऑप्शन सी, डिफरेंट। जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी इंटीग्रेटर में द फीडबैक एलिमेंट इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मोड गेन इज। कॉमन मोड गेन ओपैम्प में होता है या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर में होता है, कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेरी वेरी लो। जितना लो होगा नॉइसेज उतने कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायरवॉल परफॉर्म्स ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट एलिमिनेट वायरस एंड अदर मेलिशियस अटैक्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, द ब्लैंक गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एनी और ऑल गेट। तो और गेट को कहते हैं एनी और ऑल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूज्ड टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टीसीपी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है। द करंट इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय।
ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक ही आंसर है बच्चों, वो है क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होगा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 90, द प्रोडक्ट ऑफ 1101 एंड 1011। इसका प्रोडक्ट निकालना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत ही आसान है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करके कर लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज़ एक्सप्रेस्ड इन। इसका आंसर आपको अपनी मोबाइल की बैटरी में मिलेगा। मोबाइल की बैटरी इसमें होती है मिली एम्पियर आवर में, तो मिली तो अपना कुछ नहीं है, एम्पियर आवर ही अपनी बैटरी की एनर्जी का यूनिट होता है, कैपेसिटी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। बहुत आसान है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 40.6। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इंटेंडेड फॉर अ पेरिफेरल डिवाइस into a disk so that it can be transferred to that peripheral at a more convenient time is called। बच्चों इसका आंसर आपको खुद ढूंढना होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉट। अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगी। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज़ नॉन एज। डेटा को रैप करना उसकी सिंगल एंटिटी में उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ऑप्शन बी, ये C++ के सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिज यूज टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंसुलेटर। किसी इंसुलेटर के डाइलेक्ट्रिक लॉस को नापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसे हम यूज़ करते हैं शेयरिंग ब्रिज का। ऑप्शन सी, शेयरिंग ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 98, द परसेंटेज रेजोल्यूशन ऑफ अ 10-bit AD कन्वर्टर इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.1%। स्टैक इज़ यूज्ड फॉर। स्टैक का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिकर्जन के प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, an n-bit analog to digital converter is required to convert the analog input in the range of 0 to 5 volt to an accuracy of 10 millivolt. The value of n should be, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। An ideal regulated power supply in which one has a voltage regulation of। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0%। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि लोड अप्लाई होने पर वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर होगा 0। चेंज कितना होना चाहिए, तो 0। क्वेश्चन नंबर 102, विच प्रोग्राम इज़ रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। इसका आंसर ऑप्शन सी, पोस्ट, POST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट द पावर फैक्टर एट द लोअर पावर फ्रिक्वेंसी इज। लोअर पावर फ्रिक्वेंसी पे पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा या लैगिंग होगा, तो लीडिंग होगा। कितना लीडिंग होगा, तो 0.707। नेगेटिव फीडबैक इन एन ओप एम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक इन एन ओप एम्प। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीजेज द इनपुट इम्पिडेंस एंड द बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 105, IoT refers to Internet of Things। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स। हर एक फ्लिप फ्लॉप में कितना स्टोर हो सकता है, सिर्फ 1 बिट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 107, द फास्टर AD इज़। ड्यूल स्लॉप इंटीग्रेटर सबसे स्लोएस्ट होगा, सिंगल रैम्प कंपैरेटर भी हमारा स्लो होगा। ऑप्शन सी हमारा सबसे फास्ट होगा, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप। क्वेश्चन नंबर 108,
द आउटपुट ऑफ एन ओप एम्प इंक्रीजेज 8 वोल्ट्स इन 12 माइक्रोसेकेंड्स। इसका स्लू रेट क्या होगा? 12 माइक्रोसेकेंड में 8 वोल्ट इंक्रीज हुआ है, तो 8 डिवाइडेड बाय 12, आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, अ क्लोज्ड पाथ, एक बंद पाथ, एक क्लोज्ड पाथ जिसमें कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उसे क्या कहेंगे? बहुत आसान है, ऑप्शन बी, लूप। 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक, एरे और क्यू ये तीनों लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर में आएगा ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। क्वेश्चन नंबर 111 है कि इनमें से कौन है जो एक एक्टिव एलिमेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट सोर्स। किसी भी तरीके का एनर्जी सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन ऑपरेटेड इन कट ऑफ रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक अ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एज अ स्विच। क्वेश्चन नंबर 113, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। आंसर है सी, सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। 114, द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट एप्लीकेशन लेयर इज। उसे हम कहते हैं मैसेज। क्वेश्चन नंबर 115, एक 100 वाट का बल्ब है जो सीरीज़ में कनेक्टेड है रूम हीटर के साथ। इफ़ नाउ 100 वाट बल्ब इज़ रिप्लेस्ड बाय अ 40 वाट बल्ब द हीटर आउटपुट विल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, हीटर आउटपुट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि 40 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप अपने अक्रॉस कर लेगा, हीटर के अक्रॉस वोल्टेज कम ड्रॉप होगी, इसीलिए हीटर का आउटपुट डिक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 116, के मैप इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 117, द DC रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इज़ लेस देन इट्स AC रेजिस्टेंस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 118, विच मेमोरी, when memory is divided into several fixed partition, each partition may consist exactly one process. Option A is the right answer, exactly one process. Question number 119, which of the following can be used as a parallel to series converter? पैरेलल से सीरीज़ कन्वर्टर में हम किसे यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर आएगा मल्टीप्लेक्सर। पैरेलल टू सीरीज़ कन्वर्टर के लिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 121, द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the peak output voltage is 100 volt, the peak inverse voltage for each diode in the center tapped full wave rectifier is. Option B, 200 volts. Question number 123, the JFET is a unipolar device. Option A is the right answer. In a JK flip-flop, J is connected to Q complement and K is connected to Q output. The JK flip-flop converts into a T flip-flop. Question number 125, Maxwell bridge is used to measure. इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडक्टेंस। इन द DC मोटर द आयरन लॉसेज अकर इन। DC मोटर में आयरन लॉसेज कब अकर होते हैं? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 127, द नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका क्वेश्चन आप सीधे सा गूगल पे सर्च करके बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। Question number 128, the main purpose of integration testing is to find interface errors. Question 129, in India blank modulation is used for radio transmission. रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं इंडिया में? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 130, अज्यूम अ क्लास स्टूडेंट। एक क्लास है सी में, सी लैंग्वेज में हमने क्लास बनाई स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्वॉक कॉपी कंस्ट्रक्टर? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ स्टूडेंट T2 टू T1 एंड स्टूडेंट T4 इक्वल्स T1। दोनों से हम इसकी कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, व्हेन द लोड करंट इज़ ज़ीरो द जीनर करंट विल बी। जब लोड करंट ज़ीरो होगा तो जीनर करंट क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा, सारा का सारा करंट जीनर डायोड से फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर है 132, अ क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ। क्लोज स्विच का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो आंसर है 0। क्लोज स्विच का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। विच रजिस्टर इज़ अ मेमोरी पॉइंटर?
विच रजिस्टर इज़ अ मेमोरी पॉइंटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोग्राम काउंटर, जो मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 134, द स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होती है? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। व्हेन अ प्राइमरी की इज़ डिफाइंड इन अ टेबल, DBMS ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ऑप्शन सी, यूनिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 136, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एनर्जी मीटर को इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन द लेयर्ड हायरार्की एज अ पैकेट मूव्स फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर्स, हेडर्स आर एडेड। हेडर्स हमेशा ऐड होते हैं। 138, इन 2 पास असेंबलर द ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन इज डन ड्यूरिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड पास में ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन होता है। क्वेश्चन 139, इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन SRS हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, SRS इज सेड टू बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनएम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 140, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी। आंसर है ऑप्शन बी, थर्मल एनर्जी से होते हैं। क्वेश्चन 141, द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन है ए, लेड एसिड सेल। क्वेश्चन नंबर है 142, द प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग इज स्ट्रेटजी ऑफ टेम्पोरली सस्पेंडिंग अ रनिंग प्रोसेस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिफोर CPU टाइम स्लाइस एक्सपायर्स। क्वेश्चन नंबर है 143, अ वोल्टेज फॉलोअर क्या होता है? इसका आंसर है, इसमें यूनिटी गेन भी होगा, नॉन इन्वर्टिंग भी होता है और कोई फीडबैक रजिस्टर नहीं होता। ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 144, DML इन डेटाबेस इज प्रोवाइडेड फॉर। इसका आंसर होगा मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 145, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिक्योरिंग चैनल इज थ्रू SSL। इसका आंसर है ऑप्शन सी। Question 146, the process of adding an impurity to an intrinsic semiconductor is called, option A, doping. Question number 147, Ohm's law is not applicable to। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर्स पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर है 148, हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है जो एक बैंड पास सिग्नल है 1 किलोहर्ट्ज़ से 5 किलोहर्ट्ज़ तक। क्वेश्चन नंबर 148 कर रहे हैं। तो ये पूछा हुआ है इसका नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन है 149, द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए सबसे एक्यूरेट डिवाइस कौन सा है? तो आंसर है सी, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMM स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर है कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बच्चों अपनी लीट की प्रॉपर तैयारी के लिए जीनियस कोचिंग सेंटर को ज़रूर ज्वाइन करें। मैंने वहीं से कोचिंग करी थी और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिन्होंने अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना लिया है जीनियस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके, लीट की तैयारी करके। जीनियस कोचिंग सेंटर को ज़रूर ज्वाइन करें।